Hello friend, welcome back to our channel. Myself Sudarshan Kale, Chief Embryologist at FEMK Fertility Pune. दोस्तों आज हम IVF के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड टॉपिक है IVF फेलियर। जिन लोगों के अंदर oocyte फर्टिलाइजेशन फेल होता है, जिन लोगों के अंदर अर्ली एम्ब्रियोनिक अरेस्ट होता है। oocyte फर्टिलाइजेशन फेलियर मतलब जिन लोगों के अंदर oocyte तो निकलते हैं, स्पर्म निकलते हैं, बट वो फर्टिलाइज ही नहीं हो पाते, उसको हम फर्टिलाइजेशन फेलियर बोलते हैं। और जिन पेशेंट्स के अंदर oocyte निकलते फर्टिलाइज भी होते हैं बट डे 1, डे 2, डे 3 पे जाके एम्ब्रियोज अरेस्ट हो जाते हैं, उसको हम अर्ली एम्ब्रियोनिक अरेस्ट ऐसा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो आज हम इसके पीछे वाला रीज़न देखने वाले कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इशू। तो आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो oocyte है, दोनों सेम टाइम पे इंसेमिनेट हो गए, बट हम देखते हैं कि टॉप का जो एम्ब्रियोज है वो प्रॉपरली डेवलप हो रहा है, आगे जाके वो ब्लास्ट बनेगा। और जो बॉटम का एम्ब्रियो है सेकंड नंबर का, हम देख सकते हैं कि वो डे 1 पे अरेस्ट हो चुका है। सो देयर इज ओनली 4 सेलर स्ट्रक्चर, उसके आगे वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, इसको हम अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऐसे कहते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। वन ऑफ द मेजर रीजन इज आवर जेनेटिक्स। तो जेनेटिक के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी प्रोसीजर हमारे जीन कंट्रोल करते हैं। सेम जीन वो अपना काम करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर्स के अंदर। अगर इन जीन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आता है कोई भी स्टेप पे, तो उनका प्रोटीन, उनके हार्मोन्स नहीं बनेंगे और वो अपना इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, और इसका इम्पैक्ट होता है आपका फर्टिलाइजेशन फेलियर और अर्ली एम्ब्रियोनिक अरेस्ट। ऐसे जीन को हमने ढूंढना चाहिए और इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें NSG होता है, नेक्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग करके एक टेक्नोलॉजी है, सिंगल RNA एनालिसिस करके एक टेक्नोलॉजी है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग एक टेक्नोलॉजी है। इन तकनीक के जरिए हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जीन म्यूटेटेड है और कौन सा जीन अपना पर्टिकुलर काम नहीं कर रहा है। अगर हम जेनेटिक कॉजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला रीजन आता है आपका जीन म्यूटेशन। देयर आर लॉट्स ऑफ जीन इन आवर बॉडीज, अगर वो म्यूटेट होते तो उनका प्रोडक्ट नहीं बना पाते। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि फॉस्फोलाइपेज CZeta1, उसके बाद में एक्टिन लाइक 7A, देन एक्टिन लाइक 7-9, ये जो जीन होते हैं ये oocyte एक्टिवेशन का काम करते हैं। अगर इन जीन के अंदर कोई म्यूटेशन है तो oocyte एक्टिवेट नहीं होगा। अगर oocyte एक्टिवेट नहीं होता है तो स्पर्म oocyte को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। इसके अलावा कुछ जीन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबुलिन बीटा 8 क्लास जीन होता है, देन oocyte मियोसिस इनहिबिटिंग जीन होते हैं, देन जोना पेलोसिडा ग्लाइकोप्रोटीन नाम का एक जीन होता है। इसके अलावा सेल डिवीजन साइक्लिन 20 होता है। ऐसे बहुत सारे जीन है जो हमारे डेवलपमेंट के अंदर अपना अपना प्रोटीन्स, अपने अपने हार्मोन रिलीज करते हैं, बट अगर ये जीन म्यूटेट होते हैं तो वो उनका काम नहीं कर पाते। सेकेंड रीजन आपका होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। अगर क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज है, फॉर एग्जांपल कोई स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन, स्पर्म के DNA के अंदर कोई फ्रेगमेंटेशन है। इसके अलावा क्रोमोसोमल अनयूप्लॉइड है। क्रोमोसोमल अनयूप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम नंबर आपका ज्यादा है। जैसे हम बोलते हैं कि 23 पेयर्स ह्यूमंस के अंदर होते हैं, बट ये 23 के अलावा अगर 24 पेयर होते या 22 पेयर होते जिसको हम क्रोमोसोमल अनयूप्लॉइड बोलते हैं। अगर ऐसी केस है तभी भी हमारा oocyte एक्टिवेशन नहीं होगा या फिर हमारा oocyte फर्टिलाइजेशन और अर्ली एम्ब्रियोनिक अरेस्ट हो सकता है। इसके अलावा एक तीसरा रीजन आता है जेनेटिक्स के अंदर, एंड दैट इज एपिजेनेटिक चेंजेस। जनरली ये होता है हमारा जो हिस्टोन प्रोटीन होता है DNA को ग्रैब करने के लिए यूज होता है। सो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, DNA मिथिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर आपका ncRNA नॉन कोडिंग RNA में कुछ प्रॉब्लम हो। सो ये 3 रीजन है जनरली जेनेटिक्स के अंदर, वो हमारा IVF फेलियर करा सकते हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जेनेटिक्स, अगर कहीं पे जेनेटिक डिफॉर्मिटीज है तो क्या हमारे पास कोई ट्रीटमेंट है? तो यस, कुछ हद तक हम जेनेटिक डिफॉर्मिटीज सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन फेलियर अगर हो रहा है, वहां पे अगर जीन कोई म्यूटेटेड है तो वहां पे हम ICSI का ऑप्शन दे सकते हैं। सो ICSI इज आवर फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड होता है इन केस ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट, कुछ जीन है सच एज PLCZ1, जैसे मैंने बोला कि ये oocyte एक्टिवेशन फेलियर होते हैं, तो इसके लिए हम आर्टिफिशियली oocyte एक्टिवेशन टेक्नोलॉजी प्लस ICSI ये हम कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका होता है, अब ये फ्यूचर का ऑप्शन है, अभी फिलहाल हम इसको नहीं यूज कर सकते, बट जो जीन आपका डिफेक्टिव है, जीन को नॉकआउट करके, जीन को रिप्लेस करके सप्लीमेंट्री जीन हम डाल सकते हैं अपने जीनोम के अंदर। और फोर्थ ऑप्शन आपका है CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। ये नई टेक्नोलॉजी है जहां पे हम हमारा
जीनोम एडिट कर सकते हैं, जहाँ पे हम हमारा डीएनए एडिट कर सकते हैं। इट इज एडवांस टेक्नोलॉजी। एंड ये सब ओके भी अगर नहीं हो रहा है, देन हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, डोनर oocyte और डोनर एम्ब्रियोज। बट यस, वी हैव ऑप्शन फॉर जेनेटिक कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी। तो दोस्तों यस, अगर जेनेटिक के वजह से आपको इनफर्टिलिटी है तो उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इफ यू लाइक दिस वीडियो, like, share and subscribe our channel. Thank you.